हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा पार्ट 3 है इन द थीम 3 ऑफ द हिस्ट्री। क्लास 12th की हिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा इसी पार्ट के साथ, एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस टू पार्ट। इसमें हम देखने वाले हैं कि रिवोल्ट इन द कंट्री साइड, बॉम्बे में और डेक्कन में आपके रिवोल्ट क्यों हुए थे। आपने पढ़ा था कि हाउ लिव्स ऑफ द पीजेंट जमींदार ऑफ कॉलोनियल बंगाल में एंड पहाड़ी और संथाल ऑफ द राजमहल हिल्स, ये आपकी कैसे चेंज हुई थी। नाउ लेट अस मूव अक्रॉस द वेस्टर्न इंडिया की साइड देखते हैं and to a later period explore what was happening in the countryside of Bengal। आपका बॉम्बे की साइड में क्या हो रहा था। वन डे एक्सप्लोरिंग सच चेंज इज बाय फोकसिंग ऑन पीजेंट्स रिवोल्ट। यहाँ पे पीजेंट के रिवोल्ट हुए हैं इन सच क्लाइमेटिक टाइम्स। रेबल्स express their anger and fury, they rise against what they perceive to be injustice and the cause of their suffering। उन लोगों को पता चल चुका था कि उनका जो एक्चुअल में पेन है या फिर उनकी जो कंडीशन है उसके पीछे कौन है। मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स और जो बाहर के लोग आ रहे हैं ये उनको डिटोरिएट कर रहे हैं। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रीमाइसेस ऑफ देयर रिसेंटमेंट एंड पी ऑल द layer of their anger, we get a glimpse of their lives and experience that is otherwise hidden from us, and revolt also produce records that historian can look at alarmed by the action of rebel and keen on restoring order. State authority do not simply repress a rebellion, they try to understand it and inquire into a cause so that policy can be formulated and peace established। मतलब ब्रिटिशर्स को पता चल चुका था कि बार बार ये लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, सो पहले वो इनको समझना चाह रहे थे इनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कैसे हम इनको सप्रेस कर सकते हैं। एंड दीज इंक्वायरीज, फिर उन्होंने इंक्वायरी बैठाई कि प्रोड्यूस एविडेंस कि हिस्टोरियन कैन एक्सप्लोर थ्रू द 19th century peasant in various parts of India rose in revolt against मनी लैंडर के अगेंस्ट में, ग्रेन लीडर के जो डीलर थे, एंड वन सच रिवोल्ट आपका 1875 में डेक्कन में हुआ है। सो अकाउंट बुक आर बट यहाँ पे सबसे पहले जिन लोगों से इन्होंने उधार ले रखा था उनकी किताबें इन्होंने जला दी, जो साहूकार थे उनके महल जला दिए। इस हिसाब से द मूवमेंट बिगेन एट सुपा, जो कि एक लार्ज विलेज है इन पूना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। एंड इट वाज ए मार्केट सेंटर था जहाँ पे शॉपकीपर एंड मनी लैंडर रह रहे थे। एंड 12 मई 1875 को रोहित, जो कि यहाँ के पीजेंट थे फ्रॉम सराउंडिंग रूरल एरियाज, आसपास के लोग इकट्ठे हुए एंड अटैक द शॉपकीपर्स एंड डिमांड द बही खाता, जिसमें आपकी अकाउंट बुक जो होती है, बही खाता आप समझते भी होंगे, एंड डेट जो बॉन्ड थे उनको इन्होंने यहाँ पे जला दिए। दे बर्न द खाताज, लूटेड द ग्रेन शॉप्स एंड सम केसेस सेट फायर टू द हाउस ऑफ साहूकार के हाउस को इन्होंने जला दिया। एंड फ्रॉम पूना द रिवोल्ट स्प्रेड्स टू अहमदनगर में रिवोल्ट फैल गया। एंड दे ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ में इट स्प्रेड्स इवन फर्दर ओवर एन एरिया ऑफ 65 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। एंड मोर देन 30 विलेज इससे अफेक्ट हुए हैं। एवरीवेयर द पैटर्न वाज सेम पैटर्न था, साहूकार वर अटैक, साहूकार को मारा जा रहा था, अकाउंट बुक को जला दिया गया, जो डेट बोन थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। टेरिफाइड ऑफ पीजेंट्स अटैक, साहूकार फ्लैड द विलेज, विलेज छोड़ के भागने लगे। वेरी ओपन लिविंग देयर प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग बिहाइंड, अपनी प्रॉपर्टी भी छोड़ के वो लोग भाग रहे। एज ए रिवोल्ट स्प्रेड्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स सो दैट स्पेक्टर ऑफ 1857 कि 1857 में भी एक रिवोल्ट हुआ था, देन उसको हमने कैसे दबाया था, एंड वो इतना खतरनाक होते और भी ज्यादा हो सकता है, तो उसके लिए इन्होंने पुलिस पोस्ट वर इस्टेब्लिश इन द विलेज, विलेज में पुलिस पोस्ट बना दी टू फ्राइटन द रिबेलियस पीजेंट इनटू सबमिशन। ट्रूप्स यहाँ पे लगा दी एंड 951 पीपल वर अरेस्टेड एंड मैनी कंसीव्ड, बट इट टुक सेवरल मंथ ब्रिंग द कंट्री साइड एंड कंट्रोल के अंडर द कंट्रोल लाने के लिए इनको बहुत ज्यादा टाइम लगा था। ऑन द डे ऑफ सुपा में क्या हुआ है, 16 मई 1875 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ पूना रोड द पुलिस कमिश्नर को क्या लिख रहे हैं। ऑन अराइवल एट सुपा ऑन सैटरडे 16 मई को आई लर्न ऑफ द डिस्टरबेंस, कि मेरे को बहुत सारे यहाँ पे डिस्टरबेंसेस लगी हैं। वन हाउस ऑफ द मनी लैंडर, उसको जला दिया गया। अबाउट ए डजन वर फोर्सिबली ब्रोकन इनटू द कंप्लीटली लूटेड ऑफ देयर कंटेंट, अकाउंट पेपर जला दिए गए, ग्रेन्स वगैरह लूटी गई हैं, ये सब। द चीफ कांस्टेबल अप्रेंडेड 50% स्टोलन प्रॉपर्टी, जो कि 2,000 रुपए की थी, उसको रिकवर किया गया है। एस्टिमेट लॉसेज और 25,000 रुपए का लॉस इन्होंने कर दिया। एंड मनी लेंडर क्लेम करें अब 1 लाख रुपए। यहाँ पे साहूकार क्या होता है, समवन हु एक्टेड एज बोथ मनी लेंडर एंड ट्रेडर। अगर आप एक लोगों को उधार भी दे रहे हैं एंड आप ट्रेड भी कर रहे हैं तो आप एक साहूकार हो, ये बताना चाह रहे हैं। न्यूज़पेपर में इस रिपोर्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग रिपोर्ट टाइटल द रोहित एंड द मनी लेंडर appeared in native opinion was quoted in the report of native newspaper of Bombay।
यहाँ पे लिखा गया है द फर्स्ट प्लेस स्पाइसेस ऑन द बाउंड्री ऑफ देयर विलेज, कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे जासूस लगाए हैं टू सी इफ एनी गवर्नमेंट ऑफिसर कम एंड गिव टाइमली इंटीमेशन ऑफ देयर अराइवल टू ऑफेंडर। दे देन असेंबल इन ए बॉडी टू गो द हाउस ऑफ देयर क्रेडिटर्स एंड डिमांड फ्रॉम देयर सरेंडर ऑफ देयर बॉन्ड। फिर वो इकट्ठे होके किसी भी साहूकार के घर में जाके उन्होंने हमला किया है। एंड इफ एनी गवर्नमेंट ऑफिसर happens to approach the village where the above is taking place, the spies give intimation the offender and later disperse in time. Why the burning of bond and deeds? इन सबको क्यों जलाया गया, ऐसा रिवोल्ट क्यों हुआ है? Why does it tells about the Deccan countryside? डेक्कन के बारे में हमें क्यों बताया गया है, वहाँ के एग्रेरियन के बारे में, एंड चेंजेस अंडर द कॉलोनियल रूल। लेट अस लुक। न्यू रिवेन्यू सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसमें न्यू रूल एक्सपेंड हुए हैं फ्रॉम बंगाल टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। द न्यू सिस्टम ऑफ रिवेन्यू इम्पोज कर दिया गया। द परमानेंट सेटलमेंट रेयरली एक्सटेंड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट तो सिर्फ आपकी बंगाल वगैरह में थी। यहाँ पे क्या लेके आएंगे, रोहित वाली, वो हम आगे देखने वाले, आई थिंक पहले भी हम डिस्कस किया था। व्हाई वाज दिस सो? वन रीजन क्या था, आफ्टर 1810 एग्रीकल्चर प्राइस एकदम से बढ़े हैं, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ हार्वेस्ट प्रोड्यूस एंड एनलार्जिंग द इनकम ऑफ द बंगाल जमींदार। Since the revenue demand was fixed under the permanent settlement, the colonial state could not claim any share of the enhanced income. बट इनकम बढ़ गई, लेकिन कॉलोनियल स्टेट ने यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट पर लगाया हुआ था, अब वो इसको एकदम से बढ़ा नहीं सकते, यहाँ पे फिक्स कर रखा था। Keen on the expanding which financial resource, the colonial government had to think ways to maximize its land revenue, but वो लोग अपना revenue बढ़ाना चाह रहे थे। So in territories annexed in 19th century, temporary revenue settlement यहाँ पे बनाए गए। रेंटियर क्या होता है, एक टर्म यूज टू डेजिग्नेट पीपल हु लिव्ड इन रेंटल इनकम। एंड प्रॉपर्टी पे अगर आप वहीं पे रह रहे हो रेंट पे लेके, तो आपको रेंटियर का। देयर अदर रीजंस भी यहाँ पे थे। व्हेन ऑफिशियल डिवाइस पॉलिसीज, their thinking is deeply shaped by the economic theory that were familiar with. By 1820, the economist David Ricardo was celebrated figure in England. Colonial officials जो थे had learned Ricardian ideas during their college years. In Maharashtra, when the British officials set about formulating the terms of early settlement in 1820, they operate some of these ideas. चलो देखते हैं रिकॉर्डिंग आइडिया ये क्या करा है। ए लैंड ओनर जो should have claim only the average rent उसको मांगना चाहिए that prevailed at any given time, and when the land yield more than average rent से अगर yield ज्यादा है, land owner had a surplus उसके पास रहेगा that state needed to tax, जो कि सरकार को वहां पे टैक्स लेना पड़ेगा। एंड इफ टैक्स अगर यहाँ पे नहीं लगाया जा रहा, कल्टिवेटर वर लाइकली टू टर्न्स इनटू रेंटियर। फिर आपके जो कल्टिवेटर हैं एंड देयर सरप्लस इनकम वाज अनलाइकली टू बी प्रोडक्टिवली इन्वेस्टेड इन द इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड। एंड many British officials in India thought that the history of Bengal confirmed Ricardo theory। ब्रिटिशर्स को ये लगा कि यहाँ पे रिकार्डो की थ्योरी काम करेगी। There the जमींदार seem to have been turned into rentier। फिर जमींदार को रेंटियर बना दिया है, लीजिंग आउट and leaving the rental incomes। It was therefore necessary the British official was felt to have a different system, and the revenue system that was introduced in the Bombay that known as Rohitward, जहाँ पे डायरेक्ट आपका सेटलमेंट किसके साथ की जाएगी, रोहित पीजेंट के साथ, कि आप खुद टैक्स दो। अनलाइक द बंगाल सिस्टम, revenue system was directly settled with the रोहित्स के साथ, and the average income from different type of soil, different type of soil के हिसाब से यहाँ पे रिवेन्यू बताया गया है। एंड द रिवेन्यू पेइंग कैपेसिटी ऑफ द रोहित, इसको असेस किया गया है, एंड द प्रोपोर्शन ऑफ इट इसको फिक्स कर दिया गया एज द शेयर ऑफ द स्टेट। द लैंड वाज रिसर्वे की गई है एवरी 30 ईयर पे, तो ये आपको याद रखना है। एंड रिवेन्यू रेट इंक्रीज किए गए, देयरफॉर द रिवेन्यू डिमांड वाज नो लॉन्गर परमानेंट। रिवेन्यू डिमांड एंड द पीजेंट टैक्स, द फर्स्ट रिवेन्यू सेटलमेंट इन बॉम्बे डेक्कन was made in 1820, and the revenue that was demand was so high that in many places peasants deserted their village and migrated to new areas. In areas of poor soil and fluctuating rainfall, the problem was particularly acute. When the rain failed and harvests were poor, peasants found it impossible to pay the revenue. However, collectors in charge of revenue collection were keen to demonstrating their efficiency and pleasing their superiors. So they were about extracting payment
द utmost severity, ज्यादा से ज्यादा वो लोग पेमेंट फार्मर से लेना चाह रहे थे. When someone failed to pay, his crops were seized and a fine was imposed on the whole village. पूरे विलेज पे यहाँ पे फाइन लगाया जा रहा है. By 1830, the problem became so severe. Prices of agriculture produce एकदम से गिर गई and after 1832 and did not recover to over a decade and a half. This mean further decline of the peasants income की peasants की जो इनकम है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगी. अब प्राइसेस गिर चुके हैं. एट द सेम टाइम कंट्री साइड वॉज डिवेस्टेड बाई ए फेमाइन जिसमें 1832 से 34 तक 1/3 ऑफ द कैटल ये आपके मारे गए हैं एंड हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन ये यहाँ पे मर गई. Those who survived had no agriculture stocks to see them through the crisis. Unpaid balance of revenue यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गए थे. How did cultivator live through this such year? How did they pay the revenue, procure their consumption needs, purchase their plough and cattle, or get their children married? इन सब के बारे में देखते हैं. Inevitably they borrowed. उन्होंने और कर्जा ले लिया. Revenue could rarely be paid without a loan from a money lender. But once a loan was taken, the Rohits found it difficult to pay it back. As आपके ऊपर और ज्यादा कर्जा चढ़ेगा and loans remained unpaid. Peasant dependence on money lender ज्यादा बढ़ जाएगी. They now needed loans even to buy their everyday needs and meet their production expenditure. By 1840, officials were finding evidence of alarming levels of peasant indebtedness everywhere. You can see cotton boom एकदम से. देन फिर तो 1860 में आपका जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसके पास भी देख सकते हैं. उससे पहले की बात है शायद. राइज एंड फॉल इन कॉटन प्राइसेस. बाय द मिड 1840 there were sign of an economic recovery of the sort. Many British officials had begun to realize the settlement of 1820 had been harsh. The revenue demanded was exorbitant, the system rigid, and peasant economy on the very verge to collapse. So the revenue demand was moderated to encourage peasant to expand cultivation, and after 1845, agriculture prices recovered steadily. Cultivators were now extending their acreage and moving into new areas, transforming pasture land and into cultivated land. जो चरागाह भूमि थी उनको अच्छी भूमि में कन्वर्ट किया है. But to expand the cultivation, peasant need more plough and cattle की जरूरत थी. They needed money. उनको फिर ये सब खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता थी एंड सीड वगैरह लेने के लिए. तो इसके लिए उन्होंने फिर से लोन लिया फ्रॉम द मनी लैंडर. सॉरी. फिर यहाँ पे द कॉटन बूम बिफोर 1860 3/4 ऑफ द रॉ कॉटन जो कि इंपोर्ट हो रही थी ब्रिटेन में ये अमेरिका से आ रही थी. ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर हैज फॉर लॉन्ग been worried about the dependence of American supplies. What would happen if the source was cut off? अगर अमेरिकन सप्लाई बंद होगी तो क्या होगा? Troubled by the question, they eagerly looked for alternative source. उन्होंने 1857 के बाद कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ब्रिटेन में बनाया है, याद रखना है. एंड 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी, मैनचेस्टर जो बोलते हैं मैनचेस्टर आपकी लंदन में है. देयर ऑब्जेक्टिव क्या था? एनकरेज कॉटन प्रोडक्शन इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. कार्ड ट्रांसपोर्टिंग कॉटन यहाँ पे लेके जा रहे हैं. कैन सी. देन इंडिया उन्होंने एज अल्टरनेट देखा है. कुड सप्लाई द कॉटन लेंस साइड इफ द अमेरिकन सप्लाई यहाँ पे अगर खत्म हो गई तो. इट पोसेस सुटेबल सॉइल एंड ए क्लाइमेट था इंडिया के अंदर कॉटन कल्टीवेशन के लिए एंड यहाँ पे चीप लेबर था. एंड जब अमेरिकन सिविल वॉर वाज ब्रोक अप इन 1861 a wave of panic spread through the cotton circles in Britain. Raw cotton import from अमेरिका से एकदम बंद हो गया almost and almost 3% of the normal. अच्छा 3% से भी कम रहा था. And from over 2 lakh bales in 1861 and 55 जार bale in 1862 था. ठीक है. And frantic messages were sent to India and elsewhere to increase the cotton export to Britain. फिर इंडिया से जो कॉटन था उसको एक्सपोर्ट किया गया है ब्रिटेन के अंदर. In Bombay, cotton merchant जो थे visited the cotton district to assess supplies and encourage the cultivation की cultivation को बढ़ाया जाए. As cotton price soared, export merchant जो है in Bombay were keen to secure as much as cotton possible to meet the British demand. So they gave the advance to urban साहूकार. So in turn extend credit to those rural area. से जो merchant थे कहीं ना कहीं उन्होंने
मनी लैंडर को ये बोला कि आप लोन वगैरह दे सकते हो, प्रोमिस टू सिक्योर द प्रोड्यूस when there is a boom in the market, credit flow easily, तो easily आपको क्रेडिट मिलने लगा. For those who give out loans, feel secure about recovering their money. यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करें कॉटन वगैरह, ठीक है. उसके बाद these development had a profound impact on the Deccan countryside. The roads in the Deccan village suddenly found to access of seemingly limitless credit. They were being given rupees 100 as a advance for every acre they planted with cotton, and Savkar were more than willing to extend long-term loan. Then American crisis continued. Cotton production in Bombay Deccan expand हुआ, and between 1860 से 64 कॉटन एवरेज जो प्रोडक्शन थी वो डबल हो चुकी है. 1862 में 90% कॉटन के जो इंपोर्ट थे ब्रिटेन के अंदर वो इंडिया से आ रहे थे. बट दीज बूम ईयर डिड नॉट बीइंग प्रोस्पेरिटी टू ऑल कॉटन प्रोड्यूस. सम रिच पीजेंट्स डिड गेन, बट द लार्ज मेजोरिटी जो थी कॉटन एक्सपेंशन मीन हैवियर डेट, तो उनको तो बार बार लोन लेना पड़ रहा था. ये बोट लेके जा रही है यहाँ पे, ठीक. कॉटन बेल्स, वन बेल के अंदर 170 किलोग्राम होते हैं, आई थिंक. अब यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिट ड्राइज अप. While the boom lasted, cotton merchant in India had vision of capturing the world market in raw cotton, permanently displacing America. Editor of the Bombay Gazette asked in 1861, "What can prevent India from supplanting the slave state USA and as a feeder of Lancashire?" Lancashire. By 1865, these dreams was over. The Civil War end हो चुका है. Cotton products in America रिवाइव्ड, एंड इंडियन कॉटन जो थी वो एकदम से डिक्लाइन हो गई. तो अब यहाँ पे और भी ज्यादा बुरा हाल होगा उनका. Export merchant and साहूकार in Maharashtra was no longer keen to extend long term credit. अभी बहुत ज्यादा आपको कर्जा नहीं दे सकते लंबे टाइम तक. They could see the demand of for Indian cotton fall, and cotton price एकदम से कम आ गए. So they decided to close down their operation, restrict their advance to peasant. फिर peasant को एडवांस देना बंद कर दिया, and demand repayment of outstanding loan. और जो पहले वाला लोन था उसके पैसे मांगने लगे. While credit dried, the revenue demand increase हुई है. First revenue settlement as we have to seen in 1820 से 30 के बीच में. It was time for the next, and यहाँ पे new settlement अब आएगा. The demand was increased dramatically from 50 to 100%. How could Rohit pay this inflated demand at the time जब prices आपकी एकदम गिर चुके हैं, तो कहाँ से पैसे देंगे? Yet again they had to turn to the money lender, but the money lender ने refuse कर दिया, and no longer confidence in the Rohit capacity to pay. अब आप दोबारा पे ही नहीं कर सकते तो आपको लोन क्यों देंगे? फिर एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस, उससे पहले साइड में क्या लिखा हुआ है? एक रोहित की पिटीशन है, इसी पीजेंट ने लिखा है. दिस एन एग्जांपल ऑफ ए पिटीशन फ्रॉम ए रोहित इन द विलेज ऑफ मिराज गांव, तालुका कजरात. करेक्टर को लिखा है ये सब, ठीक है. द साहूकार had a late begun to oppress us. As we cannot earn enough to defray our household expenses, we are actually forced to beg of them to provide us with the money. Clothes and grain जो हैं which we obtain from the without great difficulty, nor without their compelling us to enter into the hard condition in the bond. Moreover, necessary clothes and grains are not sold at such cash rate. The prices asked from us are generally 25 or 30% more than demanding the customer, making ready money payment. And the produce of the our field is also taken by the साहूकार. साहूकार के पास सारा हमारा अनाज वगैरह चला जाता है. Who at the time removing it assure us that it will be credited to our account, but they do not actually make any mention in the account, and they also refuse to pass us any receipt of the produce, so remove it. ठीक है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि उनको पे भी कर सकें, एंड हमसे जो चार्ज लिया रहा है वो भी बहुत ज्यादा है. Experience of injustice, refusal of the money lender to extend loan, enlarge the Rohit. What infuriated them was not simply that they got a deeper and into debt, or that were utterly dependent on the money lender for survival, but that money lender were being insensitive to their plan. The money lender were violating the customary norms of the countryside, and money lending was certainly widespread before the colonial rule, and money lender were often powerful. And a variety of customary norms regulated the relationship between the money lender and the Rohits. Our general norms was that the interest charge जो है could not be more than the principal. Principal से ज्यादा आपका
इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. दिस मीन दैट लिमिट ऑन द मनी लेंडर एक्सट्रैक्शन की आपके ऊपर आज की हैंड डिफाइंड व्हाट कुड बी द फेयर इंटरेस्ट क्या होना चाहिए. अंडर कॉलोनियल रूल नॉर्म्स ब्रोक डाउन, बट यहाँ पे आपके नॉर्म्स नहीं रहे colonial time period में. In one of the many cases investigated by the Deccan Royal Commission यहाँ पे मनी लेंडर had charged ₹2000 as interest. 100 रुपए के लोन पे 2000 रुपए इंटरेस्ट ले रहे हैं. And in petition after petition, Royce complained of the injustice of such exaction and violation of the customs. कस्टम यहाँ पे हमारे वॉयलेट किए जा रहे हैं. Deed of the Hajj. When debt mounted, the peasants was unable to pay back to the loans to money lender. He had no option to but to give all their possession. Land, cart, animals ये सारा मनी लेंडर ले जाता था. But without animals क्या वो कंटिन्यू कर पाएगा? So he took land on the rent and animals on hire. We now had to pay for the animals which was originally belonged to him. He had to sign a deed of hire stating clearly that animals and carts did not belong to him. In case of conflict, these deeds can be enforced through the court. And the number of following in the context of deed that peasant signed in November 1873, record of Deccan Royals Commission. I have sold to you on account of the debt. Do you too? Do to you. My two carriage having an iron axle. They are carrying apprentice 4 blocks I have taken from you on hire. Did and this very same two carriage of 4 block. I shall pay every month the hire of rupees 4 a month and obtain a receipt in your own handwriting. जैसे मतलब उसको जो लिखा है वो सब बताए. Rohit came to see the money lender as a devious and deceitful उनको लगे. The complaint of the money lender manipulating laws and forging accounts. 1859 में ब्रिटिश पास द लिमिटेशन लॉ यहाँ पे इन्होंने लेके आए. इसमें बताया गया कि जो लोन बॉन्ड है साइन बिटवीन द मनी लेंडर एंड द रोहित कुड वैलिडिटी फॉर ओनली 3 ईयर तक वैलिड रहेगा. एंड दिस लॉ वाज मीन टू चेक द एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ओवर टाइम की 3 साल तक आप इंटरेस्ट वो कर सकते हो. However, turned the law around, forcing the Rohit to sign a new bond every 3 years. तो हर 3 साल में उनको एक बॉन्ड साइन करना पड़ रहा था. When a new bond was signed, unpaid balance, that is the original loan जो था, and accumulate interest was entered as the principal on which new set of interest charge was calculated. जो पहले का था उसको भी अब यहाँ पे ऐड कर दिया. In petition that Deccan Rohit Commission collected the Rohit describe how this process worked and how money lender used a variety of means to short changes the Rohits. They refused to give the receipt when the loans were repaid, entered fictitious figures in bond, acquired the peasants' harvest at low price, and ultimately took over peasants' property. Then, deeds and the bonds appeared as a symbol of the new oppressive system. In the past, such deeds have been rare. The British, however, were suspicious of transaction based on the informal understanding. As was common in the past, the terms of the transaction, they believed, had to be clearly, ambiguously, and categorically stated in the contracts, deeds, and the bonds and regulated by the law. Unless the deeds or contract was legally enforceable, it has no value. And over the time, peasants came to associate the misery of their lives with the new regimes of bond and deeds. They were made of sign to put thumb impression of the documents. But they did not know what were actually signing. कि वहाँ पे क्या sign करवाए जा रहे हैं. They had no idea of the clause of the money lender inserted in the bond के bond के अंदर इसने क्या क्या लिखा है. They feared the written word. Written word से इनको डर लग रहा था, but they had no choice at all. Because to survive the deeds loan, the money lender were unwilling to give loans without legal bond. फिर आपका डेट कैसे जो करता था वो कैसे चल रहा था. In a petition to the Deccan Rohit Commission, the Rohit explained कि कैसे लोन काम करता है. साहूकार ने डेट ₹100 on a bond of 3 to 2 percent per mention. The lender agreed to pay the amount within 8 days and passing the bond. And 3 years after the stipulated times for repaying the loans, Saukar taken of his debtor another bond for the principal and interest at the same rate of interest. Allows him 120 days time to liquidate the debt. After the lapse of अगर 3 year and 15 days हो गए, by the debtor, this process is repeated and end of 12 years interest क्या हो जाएगा आपका 1000 रुपए. 2028 10 आना और 3 पैसे. So Deccan Rohit Commission ने क्या बताया? When the revolt spread in the Deccan,
The government of Bombay was initially unwilling to see it anything serious, but the government of India, worried about the memory of 1857 की मेमोरी उनके अंदर थी, pressurized by the government of Bombay to set up a commission to inquire to investigate the cause of रोहित, कि रोहित की वजह ये सब जो रोहित हैं आपके दंगे, ये रोहित का मतलब दंगे, and RYOT ये रोहित है पीजेंट. Then the commission was produced a report जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1878 में आई है. इस रिपोर्ट में बताया है डेक्कन रोहित रिपोर्ट बताया गया इसको, प्रोवाइड हिस्टोरियन विद द रेंज ऑफ सोर्सेज फॉर स्टडी ऑफ द रोहित, रोहित आपके जो दंगे हैं. दिस कमीशन हेल्ड इंक्वायरी इन द डिस्ट्रिक्ट एंड रोहित स्प्रेड रिकॉर्डेड स्टेट ऑफ द रोहित साहूकार आई विटनेस कंपाइल्ड स्टैटिकल डाटा है ऑन रेवेन्यू रेट्स प्राइसेज एंड इंटरेस्ट रेट, ये सब यहाँ पे बताया गया. Then, in looking at such source, we have to again remember what was official sources and reflect official concern and interpretation of the event. The Deccan Rohit Commission, for instance, was specifically asked to the judge whether the level of government revenue demand was the cause of revolt. के यही revolt था, इसी का कारण था. And after presenting all the evidence, commission ने report किया कि government demand was not the cause of peasant anger. Peasant का anger government की demand नहीं है. ये क्या था, मनी लेंडर जो थे, जो इसका मेन कॉज है, मनी लेंडर पे यहाँ पे ब्लेम किया गया है. दिस आर्ग्यूमेंट इज फाउंड वेरी फ्रीक्वेंट इन कॉलोनियल कॉलोनियल पीरियड. यार आज तो पता नहीं इस वर्ड के साथ क्या हो रहा है. दिस शो दैट देयर वाज a persistent reluctance on the part of the colonial government to admit their popular discontent on the account of government action. इसकी जगह मेरे को और कुछ वर्ड बोलना पड़ेगा. कॉलोनियल दोनों आज स्लिप ऑफ टंग ज्यादा हो रही. ऑफिशियल रिपोर्ट दैट द अनफेयरेबल sources of reconstruction of history, and but they have to be always read with the care of juxtaposed with the evidence culled in the newspaper and unofficial account, legal records where possible, oral sources. टाइमलाइन देखें, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट ऑफ बंगाल मिल चुके हैं. 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी का, पार्लियामेंट्री टू रेगुलेट द एक्टिविटी इन ईस्ट इंडिया कंपनी के. यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज बताई गई. परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल 1793. 1800 के अंदर संथाल बिगेन टू कम विद द राजमहल हिल्स एंड सेटल देयर. 1818 में फर्स्ट रिवेन्यू सेटलमेंट बॉम्बे डेक्कन में. 1820 में एग्रीकल्चर प्राइस एकदम से गिरे हैं. 1840 से 50 एग्रेरियन एक्सपेंशन. 55 में संथाल रिबेलियन, ये इंपॉर्टेंट है. 61 में कॉटन के एकदम से प्राइस बढ़े. 75 में रोहित इन द डेक्कन विलेज यहाँ पे रिवेल उन्होंने स्टार्ट कर दिया. सो दैट्स इट. आप इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हो सो दैट आपको एक आइडिया रहेगा. सो दैट्स इट. ये चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2. तो आज के लिए बस इतना ही. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.